हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं द बिगिनर्स गाइड टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग। हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे ये स्टॉक से डिफरेंट होते हैं, कब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, कब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजीज काम कर सकती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हमारे को रोल ओवर करना होता है तो हमारे को किस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। काफी एग्जांपल्स देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेजर डिफरेंस क्या है एक स्टॉक में एंड एक फ्यूचर में। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। अगर मैं रिलायंस को बाय करता हूं तो मैं उसको कितने दिनों तक के लिए भी होल्ड कर सकता हूं, और एक तरीके से मैं रिलायंस का एक हिस्सेदार बन गया हूं। चाहे वो बहुत ही 0.00001% है, बट मैं उसका एक शेयर होल्डर बन गया हूं और उसका फ्यूचर में कोई भी डिविडेंड या कोई भी अगर स्प्लिट आता है तो मुझे उसका बेनिफिट होगा। बट फ्यूचर्स ये नहीं है। अगर मैं रिलायंस के फ्यूचर को बाय करता हूं तो मैं उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं ले रहा। इनफैक्ट जो फ्यूचर है वो केवल और केवल एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स एंड और डिफरेंसेस क्या होते हैं स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स के ऑन द लैपटॉप। जैसे हमने बात करी कि जो फ्यूचर्स है वो इतना कॉन्ट्रैक्ट है और इसलिए मुझे उस जो स्टॉक है उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, बट दिखने में काफी सिमिलर लगते हैं। तो आइए मैं आपको निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम, और यहाँ पर मैं आपको निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट दिखा रहा हूँ अगेन ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये दोनों चार्ट है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। इनफैक्ट आप अगर इसको नोटिस करेंगे तो जब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी फ्यूचर भी ऊपर जा रहा है, और जब निफ्टी नीचे गिर रहा है तो निफ्टी फ्यूचर भी नीचे गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कोरिलेशन है वो ऑलमोस्ट 1:1 का है। मतलब अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो 99.9% चांसेस है कि निफ्टी फ्यूचर भी ऊपर जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या है अगर हम उसकी बात करें तो पहला डिफरेंस तो ये होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो लेट मी कीप राइटिंग इट हियर। द फर्स्ट डिफरेंस है कि जो फ्यूचर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर फ्यूचर दिखाऊं निफ्टी का तो यहाँ पर लिखा हुआ है निफ्टी 30 में FUT। मतलब ये जो फ्यूचर है निफ्टी का इसकी जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट मतलब किस दिन के बाद हम इस स्क्रिप्ट में या इस सिंबल में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, वो है 30 में। अब 30 में क्यों है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अपने कैलेंडर पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि 30 में इज अ थर्सडे एंड वो मई के महीने का लास्ट थर्सडे है। तो इनफैक्ट इसी तरीके से हम ढूंढ सकते हैं किसी भी स्टॉक का कि हमारा एक्सपायरी डेट क्या होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स की तो जो स्टॉक्स हैं वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को एक्सपायर कर जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा मई का 30 में लास्ट थर्सडे है, तो 30 मई को मतलब 3:30 बजे के बाद मैं इस फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं NSE के 4 इंडेक्स की बात करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, तो इनके भी अलग अलग एक्सपायरी हैं। निफ्टी तो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा। बैंक निफ्टी विल एक्सपायर ऑन द लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ, फिन निफ्टी होगा लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ एंड मिड कैप निफ्टी होगा लास्ट मंडे ऑफ द मंथ। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं कि आपका जो फ्यूचर है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होने वाली है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फ्यूचर इज कि आप हर स्टॉक में फ्यूचर नहीं होता है। करीब इंडिया के जो टॉप 190 to 200 जो कंपनी है जिनको हम FNO स्टॉक्स बोलते हैं, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक, केवल उनमें ही फ्यूचर होता है, बाकी सारे स्टॉक्स में नहीं होता। तो अगर हम बात करें मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स की, उनमें आपको फ्यूचर नहीं मिलेगा। केवल ये टॉप 190 to 200 स्टॉक्स में मिलता है और ये चेंज भी होता रहता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग का पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से रिलायंस। मान लीजिए मैं इंट्राडे की अगर बात करूं, मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, तो मैं उसका कैसे बेनिफिट ले सकता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगा कि इस पॉइंट पे एट लेट्स से एट 2965 मार्केट गिरने वाला है, तो यहां पर मैं कहीं सेल कर देता, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, और जब पूरा दिन कंप्लीट हो गया एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको वापस कवर कर लेता समवेयर हियर। तो मेरे को जितना भी वो गिरा है मार्केट उतना मुझे प्रॉफिट हो जाता। ये स्टॉक्स में अलाउड है अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूँ। बट अगर यही चीज़ मैं पोजिशनली करना चाहूँ, इसका मतलब आज मैं चाह रहा हूँ या मुझे आज लग रहा है कि मार्केट कल खुलते समय गैप डाउन खुलेगा। सो व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं फ्राइडे को फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेल हियर
मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ करीब 2871 पे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा वो करीब 2800 पे खुलेगा, तो मैं यहाँ पर 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ। अब ये स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है, मैं स्टॉक्स में पोजिशनली शॉर्ट सेल नहीं कर सकता, बट यही सेम चीज़ मैं फ्यूचर्स में कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मुझे लग रहा है कि कल या 2-3 दिन बाद मार्केट नीचे रहने वाला है, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं पहले सेल कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2883 पे मैं सेल कर सकता हूँ, और अगर अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं वापस बाय करके उसमें प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग हमारी फ्यूचर्स में अलाउड होती है, बट वो स्टॉक्स में अलाउड नहीं होती। द नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग कॉल्ड लॉट साइज। अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। अगर मैं रिलायंस को बाय करना चाहता हूँ, सो इफ आई गो टू बाय, आप नोटिस करेंगे कि मैं 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी डाल सकता हूँ, मतलब मैं मिनिमम 1 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ। बट यही सेम चीज़ नहीं होगा अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँगा। इफ आई गो टू रिलायंस फ्यूचर्स और यहाँ पर मैं अगर बाय करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखेंगे जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 250 है। मैं यहाँ पर 1 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकता, मुझे मिनिमम 250 क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी, एंड बाकी की भी जितनी क्वांटिटी वो 250 के मल्टीपल में ही हो सकती है। सो एज यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो वो 250 के मल्टीपल में ही बढ़ रही है। तो ये जो 250 की क्वांटिटी है इसको बोलते हैं लॉट साइज, और ये हर स्टॉक फ्यूचर्स के जो लॉट साइज है वो अलग अलग होता है, और ये चेंज भी होता रहता है। स्पेशली अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूँ या फिर निफ्टी की बात करूँ, तो ये तो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो आपको NSE के सर्कुलर्स देखते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि कब आपके फ्यूचर के जो लॉट साइज है वो चेंज हो गया है। तो लॉट साइज तो समझ में आ गया कि हाँ डिफरेंट होता है, बट इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? द इम्पैक्ट इज कि अगर मैं कुछ छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड करना चाहता हूँ तो फ्यूचर्स में वो अलाउड ही नहीं है, मुझे बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करना पड़ेगा, और इसलिए मेरा रिस्क थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज समथिंग कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि मुझे मेरे अकाउंट में कितना पैसा चाहिए ताकि मैं वो स्टॉक में या वो फ्यूचर में ट्रेड कर पाऊँ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे रिलायंस और रिलायंस फ्यूचर्स की बात करूँगा, एंड लेट अस से मैं दोनों ही केस में 250 की क्वांटिटी लेने वाला हूँ। लेट अस ट्राई टू सी कि मुझे टोटल कितना मार्जिन चाहिए अगर मैं रिलायंस स्टॉक को बाय करना चाह रहा हूँ 250 क्वांटिटी। तो अगर मैं यहाँ पे 250 करता हूँ तो आप देखेंगे जो नीचे आपका रिक्वायर्ड मार्जिन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख रुपीज, 7,32,000 चाहिए मेरे को। तो अगर मेरे अकाउंट में जो मिनिमम 7,32,000 होना चाहिए, ओनली देन आई विल बी एबल टू टेक द ट्रेड, ओनली देन आई विल बी एबल टू टेक द ट्रेड इन रिलायंस स्टॉक्स। बट अगर मैं यही चीज रिलायंस फ्यूचर्स की देखता हूं तो यहां पे आप देखेंगे अभी तो ये दिख नहीं रहा बिकॉज मार्केट क्लोज्ड है, बट दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000, या अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 होगा फॉर 1 लॉट ऑफ फ्यूचर, दैट मीन्स 250 क्वांटिटी। तो यहां पर अब आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कि जो टोटल अमाउंट है वो बहुत कम है। इनफैक्ट मेरे को 5 टाइम्स की मैं ट्रेडिंग कर पा रहा हूं अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूं। इसी 5 टाइम्स को हम लेवरेज बोलते हैं। दैट मीन्स जो मेरा फ्यूचर है वो 5x लेवरेज्ड है, मैं 5 टाइम्स की ट्रेडिंग कर पा रहा हूं। अब आपको ये देखकर खुशी नहीं होनी चाहिए हमेशा कि मैं छोटे पैसे पे ज़्यादा ट्रेडिंग कर पा रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर मेरा प्रॉफिट आएगा तो मेरा प्रॉफिट भी मैग्नीफाइड होगा 5 टाइम्स, और अगर मेरा लॉस होगा तो वो भी 5 टाइम्स मैग्नीफाइड होगा। दैट मीन्स अगर मैं 1% का रिस्क लेता हूँ और मेरा 1% का रिस्क हिट हो जाता है फ्यूचर्स में, तो ये एक्चुअली 5% का मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा अगर मैं 1.5 लाख के बेस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी लेवरेज यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी 5 टाइम्स हो जाएगा ऑन एवरेज, और लॉस भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको देख के ट्रेडिंग करना है। तो ये तो मेजर डिफरेंस हो गए स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स के। बट अब हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर और स्टॉक उसमें अगर आपने नोटिस किया थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लेट्स गो बैक टू निफ्टी। अगर आप देखें निफ्टी इस समय 22,456 पे है, वेयर एज निफ्टी फ्यूचर्स 22,559 पे है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स निफ्टी से ज़्यादा चल रहा है। अब यूजुअली यही केस रहता है, अगर आप स्टॉक्स की भी बात करेंगे तो यूजुअली दिस इज द केस कि जो फ्यूचर्स है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू दी स्टॉक इटसेल्फ, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ये दोनों के दोनों जो वैल्यू है ये कन्वर्ज कर जाती हैं, ये एक साथ मिल जाती हैं। मतलब जो फ्यूचर की वैल्यू वो कम होते होते धीरे धीरे करके आपके स्टॉक्स की वैल्यू को टच कर देती है एट द डे ऑफ द एक्सपायरी। यूजुअली यही रहता है।
तो अगर मैं आपको ICICI बैंक का एग्जांपल दिखाऊं, ICICI बैंक जो स्टॉक है वो 1140 पे चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली, एंड द फ्यूचर इज एट 1149। तो जैसा आप देख सकते हैं करीब 10 पॉइंट ऊपर चल रहा है। सो दिस इज यूजुअली द केस, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये उल्टा हो जाए, मतलब जो फ्यूचर है वो डिस्काउंटेड चले, वो आपके जो स्टॉक है उससे कम चले, इसको बैकवर्डेशन भी बोलते हैं। सो मैंने एक एग्जांपल भी ढूंढ के रखा हुआ है HDFC बैंक का। अगर आप देखेंगे HDFC बैंक तो 1515.65 पे चल रहा है, बट जो उसका फ्यूचर है वो 1509.05 पे चल रहा है, मतलब वो इससे डिस्काउंटेड चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है। अब ये यूजुअली क्यों होगा, अगर मैं केवल फ्यूचर्स की बात करूं, कि अगर जो मार्केट सेंटिमेंट है वो इस फ्यूचर के प्रति नेगेटिव है, मतलब इस स्टॉक HDFC बैंक के प्रति अगर वो नेगेटिव सेंटिमेंट है, बेरिश सेंटिमेंट है, तो काफ़ी बार आप देखेंगे कि ये रीज़न रहता है। इसके अलावा अगर हम लेट्स से अगर हम किसी और एसेट क्लास की बात करते हैं, कमोडिटीज़, क्रूड, उसमें इसका रीज़न कुछ और हो सकता है, बिकॉज में स्टोरेज कॉस्ट वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। बट फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव यूजुअली आप देखेंगे कि मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से कभी कभी जो आपका फ्यूचर है वो थोड़ा डिस्काउंट, मतलब थोड़ा सस्ता चलेगा कंपेयर टू स्टॉक्स इटसेल्फ। तो ये तो हमने एग्जाम्पल देख ली। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए मैं किसी स्ट्रैटेजी को रन कर रहा हूं और मैंने एक फ्यूचर को बाय किया हुआ है, तो उसको रोल ओवर अगर मैं करता हूं तो उसके क्या बेनिफिट या क्या लॉस है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अप्रैल की बात करते हैं। सो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दिस इज 5 मई, बट लेटेस्ट से मैंने अप्रैल में एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी रन करी जहां पर मैंने निफ्टी को बाय कर लिया। सो आई हैड अ बुलिश व्यू, और मान लीजिए मैंने 5 अप्रैल को, ऑन द 5th of अप्रैल मैंने अप्रैल की एक्सपायरी वाले फ्यूचर को बाय कर लिया एट द क्लोजिंग, जो कि था 22,595.5। तो मैंने 22,595 पे बाय करा एंड आई हैड एक्सपेक्टेशन कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब अगर आप देखें पूरे महीने मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, एंड जब ये क्लोज हुआ, मतलब जब 25 अप्रैल को जब निफ्टी क्लोज हुआ, सो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली एट 22,583.6, मतलब आप देखेंगे मेरे को छोटा सा लॉस हो गया, करीब 12 पॉइंट का मुझे लॉस हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि मेरा जो फ्यूचर है निफ्टी का वो तो एक्सपायर करने वाला है, तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फ्यूचर है अप्रैल वाला उसको एग्जिट ले लूँगा, मतलब उसको सेल कर दूंगा 22,583.6 पे, और एट द सेम टाइम मैं मई वाले फ्यूचर को बाय कर लूँगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि मैंने यहाँ पर, लेट्स कीप राइटिंग, तो मैंने एंट्री कब ली थी। So my first entry was in the futures in April expiry was 22,595 and मैंने exit करा at 22,583। अब ये मुझे exit क्यों करना पड़ गया, क्योंकि जो expiry थी वो खत्म हो रही थी, तो मेरे जो net P&L है that was around 12 points का loss हुआ। अब at this point of time जब मैं May के फ्यूचर को बाय करूँगा, let us see what is the price। So let us go to Nifty futures एंड ऑन दी 25th अप्रैल के क्लोजिंग पे चलते हैं। सो 25th अप्रैल क्लोजिंग, ओके, सो वी आर ऑन दी 25th of अप्रैल क्लोजिंग प्राइस, और ये था 22,645 का। तो जो मैं बाय कर रहा हूँ फ्यूचर वो कर रहा हूँ 22,645 पे, तो मैंने यहाँ पे 22,645 का बाय कर लिया, राइट, मई का फ्यूचर। अब इस समय मान लीजिए कि पूरे के पूरे महीने जो मार्केट है वो मूव नहीं करता है एंड वो यहीं पे रह जाता है जिस लेवल पर हैं हम। एंड लेट अस लुक एट कि इस समय निफ्टी का क्या प्राइस है। सो लेट मी ऑल्सो राइट डाउन द प्राइस ऑफ द निफ्टी, कि अगर मैं अप्रैल की बात करता हूँ 25 अप्रैल की, तो उस समय जो निफ्टी का प्राइस था वो था 22,559। तो ये हमारे प्राइसेस आ गए सारे। सो वी हैव गॉट दी फ्यूचर प्राइस, वी हैव गॉट दी निफ्टी प्राइस ऑल्सो। एंड जैसे हमने बात करी कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि पूरे महीने, मतलब पूरे के पूरे मई मंथ में मान लीजिए निफ्टी मूव नहीं करता है, तो क्या होगा। जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे मार्केट क्लोज आएगा एक्सपायरी के ऑन दी 30th of May, जो फ्यूचर का प्राइस है वो कम होते 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 निफ्टी के स्पॉट प्राइस पर चले जाएगा। दैट मीन्स ये जो एग्जिट होगा दैट विल एक्चुअली बी अप्रॉक्सीमेटली 22,559, जो कि अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है। तो अगर आप नोटिस करें कि मेरे को यहाँ पे 86 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है, जबकि निफ्टी में कोई मूवमेंट ही नहीं आई है। सो दिस इज द मेजर इशू। अगर मैं बाइंग ऑफ फ्यूचर्स कर रहा हूँ और अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा, तो आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम डिके, जो ये नीचे धीरे धीरे गिर रहा है, जो फ्यूचर स्पॉट के पास आ रहा है, इससे मुझे लॉस हो सकता है। एंड द ऑपोजिट इज ट्रू अगर मैं सेलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर्स को सेल कर रहा था और मैं
3-4 महीने इसके लिए होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट ही मिल सकता है। सो आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर जब भी आप रोल ओवर करें और अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें आप 3-4-5 महीने तक उसको होल्ड करने वाले हैं, आपको हमेशा कैलकुलेट करना है कि जो आपका जो मूवमेंट आएगा फ्यूचर और स्पॉट की वजह से, जो पैरिटी है उसके से आपका क्या प्रॉफिट या लॉस रह सकता है। तो अभी हम ये सब देख चुके हैं, लेट अस क्विकली टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज। अब हमारे को पता है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि निफ्टी एंड निफ्टी फ्यूचर्स आर मूविंग इन टैंडम, मतलब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है 100 पॉइंट तो निफ्टी फ्यूचर भी 100 पॉइंट मोटा मोटी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो निफ्टी फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट नीचे गिरेगा। दैट मीन्स दे आर लीनियर प्रोडक्ट्स, इसको लीनियर प्रोडक्ट्स बोलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो चल रहा है। तो अगर लीनियर प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं तो उसमें जनरली हम जो भी हमारे स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी है हम वही सारी स्ट्रैटेजीज फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। Let's go to Reliance Futures and let us say we are talking about the support and resistance strategy। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर मार्केट बार बार टच करके बाउंस बैक दे रहा है, मैं उस लेवल को पहले मार्क करने वाला हूँ। सो दिस कैन बी माई वन लेवल अप्रॉक्सीमेटली, एंड सिमिलरली ऑन द टॉप साइड, कि कौन से जोन पे या कौन से लेवल पर आकर बार बार रिलायंस रिवर्सल ले रहा है। सो अप्रॉक्सीमेटली दिस कैन बी माई सेकेंड लेवल। तो अब हम इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहां पर मैं लगाने वाला हूं वॉल्यूम भी। सो आई एम गोइंग टू ऐड वॉल्यूम। तो मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूं एंड आई एम जस्ट पुटिंग वॉल्यूम, और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स लेने वाला है कि वहां से मार्केट नीचे टूटने वाला है? फॉर दैट आई एम गोइंग टू लुक एट दी वॉल्यूम्स। लेट अस लुक एट दैट। तो अगर आप देखिए फर्स्ट टाइम जब आपका रिलायंस फ्यूचर्स उस लेवल पे आया, जो इंपॉर्टेंट आपका जोन है सपोर्ट जोन, उस समय जो वॉल्यूम है दैट वाज रियली स्मॉल। उस समय द वॉल्यूम वाज रियली स्मॉल, मतलब यहाँ से काफ़ी चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल लेगा, एंड वी सॉ मार्केट ने रिवर्सल भी लिया। सेकेंड टाइम अगर आप देखें, सेकेंड मतलब जो ऊपर की अगर हम बात करें, जब ये ऊपर अपना आया रिलायंस फ्यूचर, उस समय वॉल्यूम गया तो था ऊपर, बट इफ यू नोटिस इट वाज जस्ट अ पिन बार कैंडल, एंड इनफैक्ट वो जो कैंडल जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा आया था वो नीचे क्लोज हुई थी। मतलब अगेन इट वाज टेलिंग मी कि ठीक है, चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, और यहाँ पर हम फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल कर सकते थे। अगेन व्हेन इट केम हियर यू विल सी द वॉल्यूम डिड नॉट इंक्रीज टू मच, मतलब अगेन मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है, रिवर्सल होने के चांसेस है। तो आपको नोटिस क्या करना है कि जैसे जैसे मार्केट इन दोनों जोन्स के पास आ रहा है, अगर वहां पर जो आपकी टोटल वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। एंड आप देखेंगे बार बार यहाँ पे कहीं भी ब्रेकआउट जोन नहीं बन रहा, बट इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली जो वॉल्यूम बढ़ता चला गया था, एज यू कैन सी कंटिन्यूसली वॉल्यूम बढ़ता चला गया था। मतलब यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत देखना चाहिए था कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा। सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रैटेजी। अगेन आप अलग अलग इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं, लाइक सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी या मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, जो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है। बट द जनरल आइडिया है कि अगर हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरी जो सैलरी या जो मेरी स्ट्रैटेजी है स्पेशली स्टॉक्स वाली, वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं फ्यूचर्स में भी यूज कर सकता हूँ। तो आई होप आपको हमारी ये जो बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स है वो पसंद आया होगा। हमने देखा कि क्या होते हैं फ्यूचर्स, कैसे डिफरेंट होते हैं स्टॉक से, कैसे हम इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लॉट साइज क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंटली रोल ओवर का कॉन्सेप्ट ही समझा, और आखिरी में मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजी भी बताई जो आप फ्यूचर्स पे लगा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.